हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 11 का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे। अभी तक हमने त्रिदोष, सप्तधातु और त्रिमल के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़े। उसके बाद हमने उनके वृद्धि और क्षय के लक्षण देखे। आज हम दोषों का आश्रय आश्रय संबंध से स्टार्ट करेंगे। तत्र अस्थिनि स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो, अर्थात वायु जो है वो अस्थियों के आश्रित होती है। वायु यहाँ पर आश्रयी है और अस्थि जो है वो आश्रय है। पित्त जो है वो स्वेदो रक्त का आश्रय लेकर शरीर में स्थित होता है। श्लेष्मा जो है शेषेशु तेनेश आमाशय आश्रयिणाम मिथ। श्लेष्मा जो है वो शेष धातु अर्थात रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, मल आदि में रहता है। इस प्रकार इनमें परस्पर आधार आधेय संबंध होता है। आश्रय आश्रय संबंध का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक की वृद्धि होती है तो दूसरे की भी वृद्धि होती है, एक का क्षय होगा तो दूसरे का भी क्षय होगा। पर अस्थि मारुत योर नेवम, अस्थि और मारुत के केस में ये एक्सेप्शन है, अर्थात जब अस्थि की वृद्धि होगी तो वायु का क्षय होगा एंड वाइस वर्सा। प्रायो वृद्धि ही तर्षणात्, प्रायः जो वृद्धि है वह तर्पण से होती है। जब हम एक्सेसिव नरिशमेंट मिल जाता है बॉडी को तो शरीर में दोषों धातुओं की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। श्लेष्मा अनुगता, और जो वृद्धि है वो कफ को बढ़ाने वाली, सामान्यतया कफ को बढ़ाने वाली होती है। तस्मात् संशयस तद विपर्ययात् वायुना अनुगतो अस्माच्च, और जब क्षय होता है तो नरिशमेंट की कमी हो जाती है। नरिशमेंट की कमी होगी तो शरीर में क्षय होगा, और क्षय होगा तो जनरली वायु की वृद्धि होती है। विकारान साधिय शीघ्रम क्रम लंघन ब्रंगणी, अर्थात जब क्षय हुआ है तो ब्रंगण से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, हमें संतर्पण करना चाहिए। और जब शरीर में वृद्धि हुई है तो हमें लंघन मतलब अपतर्पण कराना चाहिए। पर वायु के केस में एक्सेप्शन होता है। वायु की अगर वृद्धि हुई है तो हमें ब्रंगण कराना है, और वायु का अगर क्षय हुआ है तो हमें लंघन चिकित्सा करानी है। अब इसमें चिकित्सा बता रखी है। तो रक्त वृद्धि से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा में हमें रक्तस्राव और विरेचन कराना है, अर्थात जब रक्त वृद्धि हो जाएगी शरीर में तो पित्त की भी विकृति होगी, और पित्त की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन है। और अगर रक्तस्राव कर देंगे तो जो दूषित रक्त है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण नया रक्त बनेगा जो कि शुद्ध होगा। मांस वृद्धि से उत्पन्न रोगों की शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म से चिकित्सा करनी है। जब मेद वृद्धि जन्य रोगों की स्थूलता की चिकित्सा से, अर्थात अपतर्पण से। जब मेद वृद्धि हो गई है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, तो उसकी चिकित्सा में हमें अपतर्पण अर्थात लंघन करना है। वो ओवर नरिशमेंट से उसकी स्थूलता बढ़ी है तो हम उसको लंघन कराना है, जिससे कि वो जो मेद है उसका क्षय हो जाएगा। फैट जो एक्सेस डिपॉजिट हुआ है वह लंघन करने के कारण बॉडी उसका यूज़ करेगी, जिसके कारण फैट रिडक्शन होगा। मेद क्षयजन्य रोगों की कृशता की जाए, जिसका मेद कम है तो उसमें ब्रंगण कराना अर्थात संतर्पण करना है। और अस्थि क्षयजन्य रोगों की तिक्त द्रव्यों से साधित दूध, घी और बस्ती से। जब अस्थि का क्षय हुआ है तो हमको दूध, घी आदि ब्रंगण, ऐसे ब्रंगण द्रव्यों का प्रयोग करना है। पुरुष वृद्धिजन्य रोगों की अतिसार चिकित्सा से, अर्थात अतिसार चिकित्सा में जो हम क्रम का फॉलो करते हैं, जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं, वो पुरुष वृद्धिजन्य रोगों में हमें फॉलो करना है। मूत्र वृद्धि तथा मूत्र क्षयजन्य रोगों में क्रमशः प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ्र की चिकित्सा करें। अगर मूत्र वृद्धि हो गई है तो प्रमेह की चिकित्सा, और मूत्र क्षय हुआ है तो मूत्रकृच्छ्र की चिकित्सा करें। स्वेद क्षय से उत्पन्न रोगों में व्यायाम, अभ्यंग, स्वेदन और मध्यदेव। अगर स्वेद का क्षय हो गया है तो व्यायाम करेंगे जिससे कि स्वेद प्रवर्तन होगा। अभ्यंग करेंगे, इससे भी रोम कूपों के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे कि स्वेद प्रवर्तन होगा। स्रोतस कहीं अगर ब्लॉक होगा तो उसका प्रॉपर मूवमेंट वहाँ हो पाएगा दोषों का, वायु का मुख्यतः। फिर उसके बाद धातु क्षय वृद्धि का कारण बताया गया है। कहा गया स्वस्थान स्थस्य काय अग्निरंशा धातुश्रु संश्रिता तेषाम सादति अतिदीप्तिभ्याम धातु वृद्धि क्षयोद्भव पूर्वो धातु परम कुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम, अर्थात स्वस्थान स्थस्य ग्रहणी में स्थित काय अग्नि के अंश शुद्र रूप धातुओं में रक्त आदि धातुओं स्थित है। मतलब प्रत्येक धातु की भी एक अपनी धातु अग्नि होती है जो कि काय अग्नि का अर्थात जठराग्नि का ही एक अंश है। तो जब धात्वाग्नि अति दीप्त होती है तो क्षय होता है, और जब धात्वाग्नि मंद होती है तो उसमें धातुओं की वृद्धि होती है। ये यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान में रखने वाली बात है। इन धात्वाग्नियों के मंद होने से धातुओं की वृद्धि होती है, और धात्वाग्नि के अति दीप्त होने से धातुओं का क्षय होता है। पूर्वो धातु परम कुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तदविधम, तथा पूर्व अगर पहले की धातु, जैसे कि अगर रस की वृद्धि होगी तो रक्त की भी वृद्धि होगी, क्योंकि रस से रक्त बनता है। अगर रक्त की वृद्धि है
तो मांस की भी वृद्धि होगी, ऐसा यहाँ से समझना है। दोषों से रोगों की उत्पत्ति का क्रम संप्राप्ति। दोषा दुष्टा रसेर धातुन दूषयन्ति उभय मलान अधो द्वे सप्त शिरसि ख्वानि स्वेदवाहानि च मला मलायनानि स्यूर यथा स्वम तेषवतो गदा। रस मधुर आदि से दूषित हुए दोष धातुओं को दूषित करते हैं। तो यहाँ जो सप्त धातु है वो क्या है? दुष्य है। जो दूषित होते हैं वो दुष्य है, और जो दोष है वो उनका काम क्या है? दूषित करना। ठीक है। दोष की सामान्य क्या है? प्रकृति आरंभकत्वे सति स्वातंत्र दुष्टिकर्तत्वम दोषत्वम, अर्थात जो स्वभावतः शरीर में दुष्टि उत्पन्न करते हैं वह दोष कहलाते हैं। दूषित दोष और धातु मलों को दूषित करते हैं और दूषित मल मलायनों को दूषित करते हैं तथा इससे उनके अपने अपने रोग होते हैं। तो इसका मतलब पहले दोष दूषित होंगे, दोषों की वृद्धि होगी या क्षय होगा, तो दोष दूषित होकर वो धातुओं में स्थित हो जाएंगे। फिर धातु जो है मलों को दूषित करती है, धातु जो है मलों को दूषित करते हैं और मल उनके मार्गों को, स्रोतों को दूषित करते हैं। इस प्रकार स्रोतों का अवरोध हो जाएगा, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होगी। मलायन मतलब मार्ग कौन कौन से मल के? 2 अधोमार्ग है, गुदा और मेहन। शिर में 7, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख, और स्वेदवाही छेद, रोमकूप व मलायन जो है वो ये मलों के स्थान है। इनमें कहीं ब्लॉकेज आ गया तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज आया है उस स्थान से संबंधित ऑर्गन में, अवयव में व्याधि उत्पन्न होगी। इसके आगे आचार्य ने ओज का वर्णन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहा गया है ओजस्तु तेजो धातूनाम शुक्र अंतानाम परमम स्मृतम हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित सपीतकम यन्नाशे नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देह संश्रया। अर्थात ओजस्तु तेजो धातुनाम, ओज जो है वो सभी धातुओं का तेज है। शुक्र अंतानाम परमम स्मृतम, ये शुक्र के अंत में बनता है और यह उत्कृष्ट है, सभी धातुओं का तेज भाग है, सार भाग है। हृदय स्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम, ये हृदय में स्थित होता है। यह ओज हृदय में रहता हुआ भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और जीवन का आधार है। ये कैसा होता है? इसके गुण, अब ओज के गुण यहाँ से स्निग्ध है, सोम है, शुद्ध, थोड़ा सा लाल पीले वर्ण का है। यन्नाशे नियतम नाशो, अर्थात इसके नाश से मृत्यु हो जाती है और इसके रहने से शरीर की स्थिति रहती है। निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा देह संश्रया, जिसके कारण शरीर में आश्रित नाना प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वह ओज, अर्थात ये जीवनीय शक्ति है। अगर ओज का नाश हो गया तो उस प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। आपने देखा होगा कहीं किसी किसी व्यक्ति में बहुत तेज दिखाई देता है, वह उसका कारण क्या है? उसका ओज अच्छा है। ओज क्या है? सभी धातुओं का उत्कृष्ट भाग है, सभी धातुओं का सारवान जो एक्सट्रैक्ट है, सभी धातुओं के अंत में जो बनने वाला सार पार्ट है, इसकी स्थिति का है हृदय में। ये ओज भी 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज 8 बिंदु इसका प्रमाण होता है और ये हृदय में रहता है, और अपर ओज जो है वो उसकी मात्रा आधा अंजलि होती है और यह सारे शरीर में व्याप्त रहता है। इसी ओज का जो अपर ओज है उसी का क्षय, विसृंसन या व्यापत होता है। ये सुश्रुत ने इसके संदर्भ में व्याख्या करी है। तो ओज बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सभी धातुओं के अंत में बनता है। ओज क्षय के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अर्थात ओज क्षय हुआ तो इससे क्या क्या हो सकता है? ओज शीयेत कोप शुद्धयान शोक श्रवादिभिः विवेति दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिय दुष्छायो दुर्मना रुक्ष भवेत शामश्च तत्क्षये जीवनीय औषध शीर रस आद्यस्तत्र भेषजम। ओज कोप, भूख, चिंता, शोक, श्रम आदि से क्षीण हो जाता है। तो ओज क्षय के लक्षण क्या क्या, मतलब ओज कैसे क्षय हो सकता है? तो भूख से, चिंता से, शोक से, क्रोध करने से, श्रम आदि से क्षीण हो जाता है। ओज क्षय होने पर रोगी डरता है। बिभेति दुर्बलो अभीक्षणम, हीन बल हो जाता है। बिभेति मतलब डरता है, दुर्बल हो जाता है। अभीक्षणम, ध्याय, बार बार बिना कारण के वह चिंता करता है। इंद्रियों में वेदना होती है। कांति मलिन हो जाती है, वो उसमें चमक नहीं दिखाई पड़ती, वो वृद्ध दिखाई पड़ता है। कोई कोई होता है जो ओल्ड एज में भी यंग दिखाई पड़ता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो यंग एज में भी ओल्ड दिखाई पड़ते हैं। तो सब ओज का खेल है यहाँ पर। कांति मलिन हो जाती है, मन दूषित होने से उत्साह चला जाता है, रुक्ष तथा क्रश हो जाता है। ये सब ओज के नाश होने के लक्षण है। इसलिए इसके लिए जीवंती आदि जीवनीय संज्ञक औषध, दूध, मांसरस आदि औषध देना चाहिए। अर्थात जिसका ओज क्षय हो गया है उसमें हमें जीवनीय संज्ञक औषध देनी चाहिए। जो जीवनीय गण बताए हैं चरक ने, वाग्भट ने भी बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग
जो भी जीवनी औषध है वो हमको दूध, जैसे दूध हो गया, मांसरस हो गया, आदि औषधि देने चाहिए। चरक ने बताया जीवक, ऋषभक, मेधा, काकुली, क्षीरकाकुली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्य, ऋष्यगंधा इति दशेवानी जीवनीयानि भवन्ति। जो इन सभी जीवनीय संज्ञक औषधों का हमें सेवन करना चाहिए। फिर ओज की वृद्धि के लक्षण बताएं। ओजो वृद्धो ये देह से तुष्टि पुष्टि बलोदया, अर्थात ओज की वृद्धि से शरीर की तुष्टि होती है, प्रहर्ष होता है, पुष्टि होती है, संतुष्टि मिलती है तथा शक्ति का उत्कर्ष होता है। जिसका ओज अच्छा है उसमें शक्ति का उत्कर्ष होगा, वो बलवान होगा, अर्थात इसकी वृद्धि से विकार नहीं होते। इसकी वृद्धि से विकार, ये पैथोलॉजी नहीं है। अगर ओज बढ़ भी गया तो वो पैथोलॉजी कंडीशन नहीं है, उसमें और उत्कृष्ट भाव उसके शरीर में उत्पन्न होंगे। वृद्धि क्षय की चिकित्सा। यद अन्नम द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेत अविरोधितु तत्यजन समश्नश्च तौ तो वृद्धि क्षयो जयेत कुर्वते ही रुचिम दोषा विपरीत समानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्षण यंत्य बुधास्तु न। तो जो दोष जो वृद्धि और क्षय की चिकित्सा के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष जिस अन्न से द्वेष करता है और जिस अन्न की चाह करता है उस द्विष्ट अन्न का त्याग करता हुआ, मतलब हमको थोड़े थोड़े पदंश में हमको किसी भी चीज़ को अगर छोड़ना है तो तुरंत नहीं छोड़ना, और किसी भी चीज़ को ग्रहण करना है तो उसकी एक विधि बताई गई है। एक थोड़े थोड़े पार्ट्स में, थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में लेकर हम किसी चीज़ को ग्रहण करना है और किसी चीज़ को छोड़ना है। इस प्रकार से करते हुए हमें वृद्धि क्षय के द्वारा, वृद्धि क्षय जो हुआ है शरीर में उसको जीतना चाहिए। क्योंकि वातादि दोष प्रमाण से बढ़कर गुणों से विपरीत गुण वाले अन्न में तथा कम हुए दोष अपने समान गुण वाले आहार में रुचि को उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रायः करके होता है। ठीक है, तो वृद्धि क्षय अगर दोषों, मतलब जैसे कि वात की वृद्धि हो गई है तो हमको जो पुरुष के लिए प्रिय हितकर भी हो और उसको प्रिय भी हो, ऐसे हमको आहार पदार्थ का सेवन उसको कराना चाहिए। और अगर वायु की वृद्धि हो गई है तो हमें भ्रंगण चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा ही सभी दोषों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। अगर दोष अपने स्थान में बढ़ गए, बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने गुणकर्म और लक्षणों का विस्तार करते हैं। अगर दोष बढ़ गए हैं तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो गुण होते हैं उनमें हमें वृद्धि दिखाई पड़ेगी, और अगर दोष क्षीण हो गए तो उनके गुणकर्म में कमी दिखाई पड़ेगी। सम अवस्था के दोष अपना उचित कार्य करते हैं, इसलिए हमें सम अवस्था में दोषों को लाना है। हमारी चिकित्सा का मतलब यह है प्राकृत करना है, सम अवस्था में लाना है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य अरोगता, अर्थात हमको दोषों को साम्यता में लाना है, ऐसा चरक ने का बताया है। अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक, य एव देहस्य समाविवृद्धये त एव दोषा विषमावधा यस्माद् तस्त हितचर्यैव क्षयादिवृद्धिरिव रक्षणीय, अर्थात जो दोष सम अवस्था में शरीर की वृद्धि के कारण होते हैं वे ही दोष विषम अवस्था में शरीर के नाश भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोष इतने, अगर दोष भयंकर रूप ले ले, विकराल रूप ले ले, विकृति को प्राप्त हो जाए तो वो शरीर का नाश भी कर सकते हैं। और वो सम अवस्था में है तो शरीर को बलवान बनाते हैं, शरीर में बल का वर्धन करते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। पर अगर वो विकृति को प्राप्त हो जाए तो शरीर का नाश भी करने में सक्षम है। इसलिए इन दोषों की हितचर्या, पथ्य, आहार विहार तद्वारा क्षय एवं वृद्धि से इनकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें क्षय और वृद्धि अगर दोषों की हुई है तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? हितचर्या, आहार विहार से एवं पथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें वृद्धि और क्षय को जीतना चाहिए। इस प्रकार से ये दोषादि विज्ञान नामक 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ।